वालेकुम। पीएफ हॉस्पिटल के लाइव शो मेडिकल टॉकीज़ के एक नए एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज बात करेंगे सांस के हवाले से। सांस एक ज़िंदा इंसान के लिए एक वाइटल एलिमेंट है। सांस के क्या क्या मसाइल आ सकते हैं और उनको कैसे मैनेज करते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शाहिद इकबाल मिन्हास, जो कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है पीएफ हॉस्पिटल में और यहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपी के हवाले से खिदमत प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का रोल क्या है हेल्थ केयर में जी, तो इस बारे में बताइएगा कि ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का एक्चुअली काम क्या होता है और क्या करते हैं हॉस्पिटल में, कौन कौन से पेशेंट्स को ये डील करते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जो डॉक्टर नर्सिस के साथ मिल के काम करते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का रोल जो है वो आईसीयू में होता है, इसके साथ फ्लोर वगैरह पे ओपीडी में भी काम करते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी सांस की उसको इलाज करना, उसका डायग्नोज करना, ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम होता है। इसी के साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं जो आपकी सांस को ठीक करते हैं। उन इक्विपमेंट को जो है वो इस्तेमाल करना, उन इक्विपमेंट को जो है वो मरीज़ को सिखाना, ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का जो है वो काम है। अच्छा, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के लिए जो पेशेंट आता है वो डॉक्टर उसको रेफ़र करता है या खुद से भी आ सकता है? दरअसल रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के बाद जो पेशेंट आता है वो पल्मोनोलॉजिस्ट की तरफ से आता है। जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं या इंटेंसिविस्ट होते हैं वो हमारे पास रेफ़र करते हैं पेशेंट को, जिनको मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें हमारे पास COPD या अस्थमा या दमे की बीमारी का नाम है, वो हमारे पास आते हैं। उनको डायग्नोस करना ये हमारा काम होता है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिससे मरीज़ का जो है वो सांस लेना आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ किन किन वजूहात की वजह से होते हैं? काफ़ी वजूहात हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के, लेकिन जो कॉमन है वो सबसे पहले हमारे पास आजकल जैसे सीज़न है सर्दी का, इसमें हमारे पास अक्सर पेशेंट जो हैं वो एलर्जी के आते हैं, अस्थमा के आते हैं, या हमारे पास जो COPD पेशेंट होते हैं वो हमारे पास आते हैं। हार्ट डिजीज़ के साथ जो पेशेंट होते हैं उनका रेस्पिरेटरी इशू होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आती हैं इसमें। ठीक है भैया। ये जो अस्थमा में आप लोगों का क्या रोल है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट क्या मदद कर सकता है? अस्थमा दरअसल दमे की एक बीमारी का नाम है। अस्थमा में जो है वो सांस की नालियाँ जो है वो तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। उसमें हम जो है मरीज़ को जो है वो निबुलाइजेशन कराते हैं। निबुलाइजेशन से जो मरीज़ का सांस बेहतर हो जाता है। निबुलाइजेशन के साथ आपका जो है वो इन्हेलर टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो इन्हेलर सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनको वो टेक्निक सिखाना कि कैसे इस्तेमाल करना है, उसका क्या डोज है, आपने कब इस्तेमाल करना है, ये सारा जो है वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का एक रोल है इसमें। और हम पेशेंट को इस बारे में एजुकेट भी करते हैं कि आपने जो है वो नेब्स कैसे लेना है या इन्हेलर कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्लू से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है फ्लू से, क्योंकि आपका जो फ्लू होता है वो आपका मेन सिम्टम होता है, ठीक है। फ्लू से जो है वो आपकी काफ़ी बीमारियां जो है वो ज़्यादा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मरीज़ को फ्लू है, उसके साथ उसको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ उसको फिर निमोनिया भी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसके साथ हो सकता है फ्लू के साथ। अच्छा, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और चेस्ट इन्फेक्शन अगर खुदा न खास्ता अगर आप टाइम पे ट्रीट ना करें तो वो फिर निमोनिया या बाकी जो हमारी बीमारी होती है सांस की मुब्तला हो सकता है उसमें। ये हमें कब से मतलब पता चल सकता है कि अब मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है तो अब सांस का प्रॉब्लम होने लगा है मुझे, या कुछ इस तरह? इसमें सबसे पहले ये है कि आपका जो है वो सांस लेने में आपको दुश्वारी होगी। दरअसल बेसिक होता ये है कि जैसे आजकल के सीज़न में है, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका यही होता है कि वो कहते हैं कि हमारा जो सांस है वो फूल रहा है या हमें फ्लू लगा हुआ है। अगर वो प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं कराएंगे डॉक्टर को
तो वो फिर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर वो डायग्नोज करना या टाइम पे नहीं देखना वो ज़्यादा ख़तरे का बाइस बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, पोलिसोमनोग्राफी क्या है? क्योंकि अक्सर मरीजों को ये समझ नहीं आती जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। पोलिसोमनोग्राफी जो है दरअसल ऐसे मरीज़ों में हम जो है वो करते हैं डायग्नोज जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको जो सोते हुए जिनका सांस रुक जाता है, तकरीबन 10 सेकंड से ज़्यादा अगर सांस रुके तो उसको हम OS से बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया बोलते हैं। उसको डायग्नोज करने के लिए हम जो पोलिसोमनोग्राफी जो है वो करते हैं ताकि हम जो है वो उस बीमारी को डायग्नोज कर सकें और उसका बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट करें। इस टेस्ट में डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। बिल्कुल डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। इसमें दरअसल हम ये करते हैं कि पेशेंट का जो है वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट में ये होता है कि हम हमारे पास वेव फॉर्म आती हैं। अच्छा। वेव फॉर्म के ज़रिए हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्यों रुक रहा है सांस या किस वजह से हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर सांस जब वो सोते हैं तो सांस रुकता है। तो ऐसे मरीज़ों को हमारे पास जो है वो मशीन या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए जो है वो हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। और फिर ये टेस्ट करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं? टेस्ट करने के बाद फिर हमें आइडिया होता है पेशेंट के कि आपने जो है वो पेशेंट को क्या करना है, क्या आपने उसको एहतियाती तदबीर बतानी है। उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को जो है वो मुख्तलिफ मशीन होती है, जैसे CPAP मशीन होती है, वो एडवाइस करते हैं। मरीज़ को काउंसल करते हैं कि आपने जो है वो कैफ़ीन नहीं लेना, दिन को जो है वो सोना नहीं है, आपने जो है वो शाम को रात को जो है वो टाइम से सोना है। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि किसी किस्म की इंजरी के बाद फेफड़े दोबारा से रिकवर हो सकते हैं, सेम उसी पोजीशन पे आ सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हम आते हैं। ऐसे मरीज़ का जो लंग्स है वो रैप्चर हो जाता है या कोई कांच वगैरह ऐसी इंजरी हो जाती है लंग्स में, तो उसको हम जो है वो वन लंग वेंटिलेटर जो होता है उसके साथ हम जो है वो पेशेंट को रिकवर करते हैं। और हमारे पास कई ऐसे जो है वो गन शॉट के साथ पेशेंट आते हैं या फायर आर्म के साथ हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम जो है वो लो वॉल्यूम के साथ प्रेशर देते हैं ताकि जो है वो उनका लंग्स जो है वो रिकवर हो सके। जैसे कि आपने इंजरी के रिकवरी के बारे में बोला, तो वैसे हम जब वेंटिलेटर या इसके बारे में सोचते हैं तो थोड़ा पेशेंट डर जाता है या पेनफुल लगता है। बिल्कुल, ये प्रोसेस पेनफुल है ऐसे? प्रोसेस पेनफुल तो है लेकिन लाइफ सेविंग प्रोसेस है। अच्छा। इसमें अक्सर ये होता है कि जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, डरते हैं कि वेंटिलेटर पे जो है वो पेशेंट जाएगा तो रिकवर नहीं हो सकता, जबकि ऐसा लास्ट स्टेजेस में। हाँ, लास्ट स्टेजेस में, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। जो वेंटिलेटर होता है वो जस्ट आपकी लंग को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, आपके लंग्स को जो है वो सपोर्ट करना होता है, जिसके साथ आपकी मुख्तलिफ जो बीमारियाँ होती हैं उसको प्रॉपर जो है वो मेटाबॉलिक इश्यूज़ होते हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, कोविड की वजह से भी बहुत सारे लोगों के लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सबके ही हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसको हम ऐसे मैनेज करते हैं, जैसे कोविड के बाद अक्सर पेशेंट को जो है वो इश्यूज़ होता है सांस लेने में दुश्वारी या सीढ़ी वगैरह ज़्यादा चढ़ लिया तो उसको सांस लेने में मुश्किल होता है। तो उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, वो हम पेशेंट को सिखाते हैं जिससे उसका सांस लेने में थोड़ा आसानी या अच्छा फील करता है वो। अच्छा, स्टेयर्स चढ़ने की बात की आपने, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का सांस फूल जाता है। जी जी। तो क्या हर किसी को प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी रिलेटेड, या उनको दिखाना चाहिए या वैसे कुछ का? बिल्कुल दिखाना चाहिए। देखें, कोई भी आपको अगर कोई बीमारी है सांस के रिलेटेड, अगर आपका सांस फूल रहा है या अगर आपको फ्लू हुआ है तो आपको अर्ली डायग्नोज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी अक्सर बीमारी होती है, जैसे हमारे पास अस्थमा है, COPD है, अगर उनको आप टाइम से डायग्नोज ना करें तो वो फिर आपकी लाइफ जो होती है वो उस तरह की मतलब खतरे में भी कह सकते हैं, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो उस तरह नहीं होती। अच्छा। तो मतलब आसान नहीं होती, तो फिर उसको बाद में रिकवर करना या उसको डायग्नोज करना फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, क्रिटिकल केयर मरीज जो कि वेंटिलेटर पे होते हैं उनका RT कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहले तो हम जब वेंटिलेटर पे जब डालते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वेंटिलेटर पे तो हम डाल देते हैं पेशेंट को, उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं पेशेंट के
चेस्ट एक्सरे के साथ हम मुख्तलिफ लैब्स वगैरह को फॉलो करते हैं, जिन्हें हमारे पास आर्टीरियल गैसेज होती हैं, ब्लड में गैसेज होती हैं, या वेंटिलेटर के जो पेशेंट होते हैं वेंट पे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम जो है वो वेंट की सेटिंग करते हैं जिस तरह, ताकि मरीज़ को जो है वो आसानी हो सांस लेने में। ये जो COPD बीमारी है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा और इसमें आपका क्या किरदार है? COPD जो है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है। इसमें ये आजकल बहुत मतलब अहम भी है और हर कॉमन है, मतलब हर दूसरे बंदे को ये बीमारी है। दरअसल ये सिगरेट पीने से जो अक्सर हमारे लोग हैं, सिगरेट पीने से ये बीमारी हो जाती है। उन लोगों में सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी होती है, तो उसको डायग्नोज करना जो है वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम होता है। उसको डायग्नोज करने के लिए हम जो है वो PFT करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें हमारे पास स्पायरोमीट्री आती है। स्पायरोमीट्री से हम ये डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज के बाद मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जिससे हम पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं, जिसमें हमारे पास बाईपैप आता है, CPAP आता है। वो मरीज़ को लगाना या मरीज़ को एजुकेट करना, ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम है। अच्छा, ये बताइए, सांस की बीमारी के जो मरीज़ है इनकी कोई एक्सरसाइज होती है या? यस, बिल्कुल होती है, एक्सरसाइज होती है। जैसे हमारे पास कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो ICU में होते हैं या OPD में आते हैं, जिनको मुख्तलिफ सांस की बीमारी होती है। उसमें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज भी होती हैं, मुख्तलिफ इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम मरीज़ को करवाते हैं, जिसमें हमारे पास डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, या 3 बॉल्स इंसेंटिव स्पायरोमीट्री बोलते हैं। वो पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं ताकि जो उनका लंग जो है वो इन्फ्लेट हो, ज़्यादा बेहतर और अच्छा काम करे, और सांस लेने में जो है वो उनको आसानी हो इसमें। ठीक हो गया। ये बताएं, किसी को अगर कोई अटैक आ जाए, एस्थमेटिक या सांस रिलेटेड कोई भी इस तरह इशू आ जाए और उसको रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट तक पहुंचाने में टाइम लगता हो, तो उसको घर पे या रास्ते में कैसे मैनेज किया जाए? सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है, उसके लिए पेशेंट का ये है कि हम निबलाइजेशन जो होती है वो मस्ट होती है, नेब्स कराना। नेब्स से ये होता है कि आपकी जो है वो सांस की नालियाँ जो होती हैं वो ओपन होती हैं, खुल जाती हैं, क्योंकि अक्सर सांस अभी नहीं आपको आइडिया कि सांस किस वजह से फूल रहा है, क्या वजह है। तो उसमें हम जो है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बोलते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि लंबा गहरा सांस लेना होता है, ज़ोर से लंबा अपने सांस खींचना है, ज़ोर से लंबा सांस को बाहर निकालना है, रोकना सांस को, इनहेल और एक्सेल इसको बोलते हैं, वो कराना होता है। उसके साथ हम जो है वो पेशेंट को जो है वो सजेस्ट करते हैं कि वो निबलाइजेशन कराए, इनहेलर यूज़ करे, तो उससे भी जो है वो सांस का जो है वो बेहतर हो जाती है। अगर किसी को पहली दफ़ा अटैक आए, उनको इनहेलर्स का पता ना हो या उनके पास कोई इनहेलर्स ना हो, तो वो सिर्फ डीप ब्रीथिंग और इससे हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डायग्नोज मस्ट होता है किसी भी बीमारी के लिए। अगर किसी को सांस की कोई ऐसी बीमारी है तो वो सबसे पहले डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाए। डॉक्टर चेक करेगा तो डायग्नोज फिर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर बेहतर बता सकता है इस बीमारी के बारे में कि इसको कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी। क्योंकि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट तो आपका जो है वो थेरेपी करके आपका सांस ठीक कर सकता है, लेकिन थेरेपी के साथ जो है वो आपकी मेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। थेरेपीज़ के रिलेटेड जो होता है वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इसको देखते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, या इनहेलर कैसे यूज़ कराना है, स्पेसर के ज़रिए यूज़ कराना है, या उनको नेब्स कैसे यूज़ कराना है, उसकी डोज़ क्या है, इनहेलर या कोई ऐसे कैप्सूल होते हैं जो मशीन में डाल के इस्तेमाल करने होते हैं। वो सारी टेक्निक्स जो होती हैं या वो सारी चीज़ें होती हैं वो हम मरीज़ को सिखाते भी हैं। अच्छा, ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन है, ये पल्मोनरी रिहैब से क्या मुराद है? पल्मोनरी रिहैब का मतलब है कि हम मरीज़ को जो है वो एजुकेट करते हैं, लंग रिलेटेड जो होता है इन्फॉर्म करना होता है। इसमें अक्सर हमारे पास जो मरीज़ होते हैं उनको सांस के बारे, अगर कोई किसी बीमारी में मुब्तला है तो वो उस तरह उसको लेता नहीं है, उसको बिल्कुल लाइट लेता है, जो बाद में जो है वो लंबी बीमारी या किसी मुखलिक बीमारी में जो मुब्तला हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो अस्थमा के मरीज़ हो गया, या जो COPD पेशेंट हो गए, वो ऐसे मरीज़ होते हैं जो इस बीमारी को बिल्कुल लाइट लेते हैं। तो उनमें पल्मोनरी रिहैब बहुत ज़रूरी है। उसमें हम ये करते हैं, रिहैब में ये होता है हमारा डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि इंसेंटिव स्पायरोमीट्री हो गया, या और डिवाइसेस हमारे पास होती हैं, बाईपैप, CPAP होती हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है। इन डिवाइसेस से हम जो वो मरीज़ का जो वो रिहैब करते हैं, पल्मोनरी रिहैब, और ये बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। ठीक हो गया।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए क्वेश्चंस के। हाँ, थैंक यू सर। एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक टेक होम मैसेज देना चाहूँगे कि अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी कैसे रखें? रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप ज़रा सा भी अगर आपको सांस में कोई मसला होता है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, अर्ली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। इसको हेल्दी करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, लंग्स की थेरेपीज़ होती हैं जिसमें लंबा गहरा सांस लेना होता है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो बेड बाउंड पेशेंट होते हैं, उनके लिए हम इसको ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। नॉर्मल भी अगर किसी को सांस में कोई मसला हो तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है वो बेस्ट एक्सरसाइज है इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट रिलेटेड या रेस्पिरेटरी थेरेपी के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले फ्राइडे को एक नए एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।